चैप्टर नंबर 8 में हम हिस्टोरिकल नरेटिव्स एंड हिस्टोरिकल रिमेन्स, नरेटिव क्या है, नरेशन क्या है, बयानिया क्या है और हिस्टोरिकल रिमेन्स क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल नरेटिव्स और नरेटिव हिस्ट्री क्या है उसको देखेंगे। Historical narrative represent the linguistic and structural form with which it become possible people to organize the course of time in coherent way। मतलब ये एक ज़बान से रिलेटेड है, इसमें स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें एक मतलब कोई भी हिस्ट्री लिखी जाती है एक कोर्स ऑफ टाइम है, उसमें टाइम को मद्देनजर रखा जाता है एक मुंतकी अंदाज से। मीन्स स्पेसिफिक, मीन्स ये नहीं होता कि 1991 की हिस्ट्री लिखी गई उसके बाद 1940 की लिखी जाए। मतलब यू कैन से दैट अगर 2001 की हिस्ट्री लिखी है तो उसके बाद क्या होगा कि 2002 की हिस्ट्री लिखी जाएगी। मतलब टाइम पीरियड को देखा जाता है, टाइम को मद्देनजर रखा जाता है। मोreover historical narratives serve as establish the identity of their authors and their audience। Historical narrative give people reasons for action. Although a historical narrative is primarily aimed at making sense of the past realities, its purpose to orient life in time a way which confers upon past actuality a possible future perspective। इसमें possible future perspectives को मद्देनजर रखा जाता है। मतलब ऐसे पर्सपेक्टिव को देखा जाता है जो हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, जो हमारी लाइफ में की रोल अदा करते हैं। मीन्स तमाम चीज़ों को एक सीक्वेंस से देखा जाता है और तमाम चीज़ों को सीक्वेंस में लिखा हुआ पढ़ा जाता है और राइटर या ऑथर भी ऐसे लिखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? हिस्टोरिकल नरेटिव और नरेटिव हिस्ट्री द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इन अ स्टोरी बेस्ड फॉर्म। मतलब इसमें स्टोरीज बेस्ड फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब एक स्टोरी स्टार्ट की है तो डेफिनेटली उस स्टोरी के डिफरेंट एस्पेक्ट होंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। मतलब एक स्टोरी बनाई जाती है सीक्वेंस से, टाइम है, एक्शन है, स्पेस है, तो उसको कह सकते हैं हिस्टोरिकल नरेटिव। नरेटिव हिस्ट्री द प्रैक्टिस राइटिंग हिस्ट्री इन स्टोरी बेस्ड फॉर्म। इट टेंड टू इंटेल हिस्ट्री राइटिंग बेस्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म इवेंट। मतलब ऐसे इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है जो शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब ऐसे इवेंट्स को लिखा जाता है जो शॉर्ट टर्म हमारी लाइफ में होते हैं। सब फील्ड ऑफ नरेटिव्स, कौन कौन सी सब फील्ड्स हैं, कौन कौन सी इसके अलावा फील्ड्स हैं। दो हिस्ट्रीज आर कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस, द स्टोरी बेस्ड नेचर ऑफ हिस्ट्री लॉ फॉर इंक्लूजन ऑफ ग्रेटर और लेसर डिग्री ऑफ नरेशन इन एडिशन एंड एनालिटिकल इंटरप्टिव एक्सपोजिशन ऑफ स्टोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू सब फील्ड। मतलब उसके तज्जिए के लिहाज से, वजाहत के लिहाज से और एक्सपोजिशन यानी लिखने के लिहाज से इसको सब फील्ड में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल नरेटिव। ट्रेडिशनल नरेटिव क्या है? रवायती जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वाक़यात को तरीक़ के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या होगा? सबसे पहले जो पास्ट इवेंट है, जिस तरह 3 वॉर्स हुई इंडिया के साथ, तो उसको देखा जाए तो पहले वार कौन सी है, फिर कौन सी, इस तरह मतलब रवायती तौर पे चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इट इज़ इवेंट ड्रिवन एट टेंड टू सेंटर अपॉन इंडिविजुअल एक्शन एंड अटेंशन। फॉर एग्जांपल इन रिगार्ड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ हिस्टोरियन हु वर्क्स विद द ट्रेडिशन मेड बी मोर इंटरेस्टेड इन द रेवोल्यूशन एज अ सिंगल एंटिटी और वन रेवोल्यूशन। मीन्स अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें तमाम चीज़ों को एक रवायती तौर पे देखा जाता है और लिखा जाता है ताकि हमें तमाम चीज़ों का आइडिया हो सके। उसके बाद मॉडर्न नरेटिव क्या है? मतलब जदीद बयानिया क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जनरल ट्रेंड्स को डिस्कस किया जाता है, ऐसे इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ को ख़त्म किया जाता है, कंसेप्ट को बेटर बनाया जाता है। मतलब आम रवायात जो जनरल ट्रेड्स होती हैं, जो चल रही होती हैं मॉडर्न वे में, तो उनको शेयर किया जाता है।
तो देयर वाज टू सब फील्ड्स ऑफ नरेटिव। नेक्स्ट क्या है, डिग्रीज ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट्री। योर पर्पज एजुकेट द रीडर, यू वॉन्ट स्टे फ्रॉम द फैक्ट्स बिहाइंड फ्यू फिक्शनल कैरेक्टर सम इमेजिन कन्वर्सेशन। मतलब डॉक्यूमेंट्री आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट के तौर पे आप शो करवाते हैं। ये नहीं होता कि जस्ट आपने इमेजिन या कोई फिक्शनल टाइप की चीज़ बता दी और कुछ लिखा हुआ ना हो तो देन इट विल बी बोगस, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एलिमिनेशंस, वजाहत, रोशन ख्याली, मतलब उसकी वजाहत भी ज़रूरी है। जो चीज़ लिखी होती है मतलब पढ़ने वाले को, मतलब अगर एक लाइन किसी हिस्ट्री के बारे में लिखी होती है तो उसको एक्सप्लेन भी करना ज़रूरी होता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो रीडर्स को समझ नहीं आएगी। इमेजिनेशन, तख़य्युल बनाते हैं सबसे पहले। मीन्स अगर कोई पेंटिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो एक स्केच बनाते हैं। किसी की पिक्चर बनाना चाहते हैं तो एक स्केच बनाते हैं, फिर उसकी पिक्चर बनाते हैं। सब पहले पिक्चर नहीं बनाते। फैंटेसी, मतलब जो आपकी स्टोरी है ऑब्सक्योर होनी चाहिए। रिमेन ट्रू, प्राइमरी इंस्पायरेशन, मतलब ऐसी स्टोरी होनी चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। देन योर डॉक्यूमेंट विल बी वैलिड, योर हिस्ट्री विल बी वैलिड। एंड जो मतलब राइटर ने लिखी है अगर ये चीज़ों को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। एलिमेंट्स कौन से हैं गुड हिस्टोरिकल नैरेटिव, और सीक्वेंस वाइज कौन कौन से। टाइम होना चाहिए, प्लेस है, पर्सन है, इवेंट्स हैं, कल्चर है, लेजेंड हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मतलब ये तमाम का सीक्वेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद है प्राइमरी हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, मतलब बुनियादी तौर पे कौन कौन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, कौन सा नॉलेज फर्स्ट आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन से लेटर्स यूज़ करेंगे, कौन सी ऑटोबायोग्राफी यूज़ करेंगे, कौन से यूनिक पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे। मतलब प्राइमरी बेसिक पहली या बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया। सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी चीज़ों को बाद में देखा जाता है, जिस तरह उसकी बायोग्राफी है, इंटरप्रिटेशन है, और इसमें जो इवेंट्स हैं अंडर रिव्यू हैं, इवेंट्स को रिव्यू किया जाता है और पब्लिश करने से पहले या पब्लिश होने से पहले उनको चेक किया जाता है क्या इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं या उनको ठीक किया जाए। मतलब प्राइमरी तौर पे भी देखा जाता है, फिर सेकेंडरी तौर पे। हिस्टोरिकल नैरेटिव प्रोसेस क्या है, तरीक़ाकार क्या है जो आपके लिखने का, और कौन कौन सा चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। ये आप चार्ट देख सकते हैं, इसको मज़ीद डिफ़ाइन भी करते हैं। चूज़ नरेटर, सबसे पहले मेन कैरेक्टर को देखा जाता है कि मेन नरेटर कौन सा है। अगर कोई आपने नावल पढ़ा है या लिखा है तो डेफिनेटली सबसे पहले एक बंदा ऐसा लेते हैं जिस तरह मूवीज़ में एक हीरो होता है, इसी तरह सबसे पहले आप उस बंदे को सिलेक्ट करते हैं। चूज़ नरेटर, मतलब ये नरेटर होगा स्टोरी का और ये तमाम चीज़ें बता रहा होगा, चाहे कोई भी हो सकता है, वॉर हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है। कंडक्ट रिसर्च, उसके बाद उस पर रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, इसमें कोई फ्लॉ हैं, कोई ड्रॉबैक्स हैं, कोई खामियां हैं जिनको हम ठीक कर सकें। तो उन खामियों को ठीक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद डिफाइन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को डिफाइन किया जाता है कि कौन कौन से इवेंट्स पहले आने चाहिए, कौन से बाद में आने चाहिए, कौन से इवेंट्स ये आपकी राइटिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। मतलब कौन कौन सी फेमस सिविल वार्स, बैटल्स, उनको इसमें डाला जाए तो आपकी हिस्ट्री ज़्यादा वैलिड होगी। आउटलाइन द प्लॉट, आपका जो प्लॉट है आउटलाइन उसकी क्लियर हो, खाका बना हो, उनका मतलब बिगनिंग हो, मिडल हो, एंड हो। मीन्स ये ना हो कि स्टोरी स्टार्ट हुई है और उसका कोई मिडल ना हो, कोई एंड ना हो, कोई बिगनिंग ना हो, देन ये स्टोरी विल बी यूजलेस। रिव्यू फर्स्ट ड्राफ्ट, मतलब जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है, जो फर्स्ट टॉपिक लिया है उसका रिव्यू लें, दोबारा मुतालिया करें, मुआयना करें आया कि इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। डेवलप फाइनल ड्राफ्ट, आखिरी जो आपने ड्राफ्ट बनाया, जो स्केच बनाया है, जो खाका बनाया है, उसको भी आपने देखना है कि उसमें क्या वीकनेस चीज़ है, रिपीट करने वाली क्या चीज़ है, प्रोसेस क्या है, और कौन सी चीज़ें हैं जो की रोल अदा करती हैं आपकी राइटिंग में। हिस्टोरिकल नैरेटिव कॉन्शियसनेस,
मतलब हिस्टोरिकल नरेटिव और कॉन्शियसनेस का आपस में क्या लिंक है। हिस्टोरिकल नरेटिव आर मोर कम्प्लेक्स देन exaggerated bits of stuff and not emerge spontaneously. They are developed gradually over the course of time as a result of internalizations process by which individuals acquire beliefs, attitude, behavior, regulation from external source and progressively transfer those external regulation into their personal story and consciousness. मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है, आपके माइंड में जो शौर में जो चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसे कंसेप्ट को लिया जाता है जो इट विल बी द पार्ट ऑफ, मींस आपके माइंड में वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप नरेट कर रहे हैं। ये ना हो कि जो चीज़ें हम नरेट कर रहे हैं, जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको आइडिया ही ना हो। तो ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ हिस्टोरिकल नरेटिव और नरेटिव हिस्ट्री क्या है। तो जस्ट आपने सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद एक सिंपल सी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद 2 सब फील्ड्स दे देनी है कौन कौन सी हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हो तो उसमें डिग्री और लॉयल्टी को डिस्कस कर देना है और एलिमेंट्स को थोड़ा सा टच दे देना है। और उसके बाद जो हिस्ट्री या नरेटिव प्रोसेस, हिस्टोरिकल नरेटिव, उसको दे देना। मतलब इसमें अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन हिस्टोरिकल नरेटिव और नरेटिव हिस्ट्री या नरेशन ऑफ हिस्ट्री, तो आपने क्या करना है कि इस थोड़े थोड़े पॉइंट्स सब के ले लेने। मींस जैसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेंगे आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। मींस सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना है सब फील्ड्स में से। उसके बाद एलिमेंट्स कौन से हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना और कंक्लूजन दे देना जो आपने ऊपर सारा कुछ डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट हिस्टोरिकल नरेटिव इज लाइक दिस। ये वो जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया उसका एक प्रॉपर एक छोटा सा पैरा बना देना, कंक्लूजन हो जाएगा। इस तरह आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना तो आपके पास इतना टाइम होता है ना ही आप इतना लिख सकते हैं। आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं टू दी पॉइंट हो और आपकी कंसेप्चुअल स्टडी हो। और टू दी पॉइंट मींस आप ऐसे आइडियाज़ लिखें जो खुद से लिख रहे हैं। मीन्स ये क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। क्रैमिंग करेंगे क्वेश्चन भूल जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा पेपर में। तो जस्ट इसका आइडिया लें, कंसेप्ट लें और उसके बाद उसको अपनी वर्डिंग में एक दफ़ा लिख के देख लें। जब आप एक दफ़ा लिख के देख लेंगे तो दूसरी दफ़ा आप आसानी से वही चीज़ उठाएंगे और आसानी से पेपर में लिख लेंगे। तो मतलब बेसिक या अच्छा मेथड ये, आप इसको इस अंदाज से लिखें।